हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आर.एस. कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइज आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ एक क्वेश्चंस किए थे। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां देख सकते हो। तो गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रिएक्शन हैज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज लेस देन 1, कि किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1 से कम है, इज E नोट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो E सेल होता है E नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n और log K, ठीक है ना। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ध्यान देना यह बोला है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी ना तो E सेल 0 होगा। याद रखना ये बात, इक्विलिब्रियम का मतलब रिएक्शन चल ही नहीं रही है, ना ही फॉरवर्ड ना ही बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया तो E सेल 0 होगा। अगर E सेल 0 होगा ना तो E नोट सेल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये उधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा। तो E नोट सेल इज इक्वल टू ये हो गया। अब देखो ये पूछ रहा है कि इज E नोट पॉजिटिव और नेगेटिव, कि यह पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो देखो K की वैल्यू अगर 1 से कम होगी, देखो log 1 की वैल्यू होती है 0, अगर 1 से कम है ना तो वैल्यू आएगी नेगेटिव, ठीक है ना। तो अगर K की वैल्यू यहां पर 1 से कम होगी तो log 1 से कम हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो log 1 से अगर कम नंबर होगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी कि E सेल जो आपका आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि log 1 से अगर नंबर कम है, log 0.5 है, log 0.2 है, log 0.7 है, यानी कि 1 से कम होते ही वैल्यू नेगेटिव आती है log में, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K व्हेन E नोट इज इक्वल टू 0 वोल्ट, कि K की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि E नोट 0 हो जाएगा। तो K की वैल्यू अगर 1 होगी तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना। तो K की वैल्यू अगर 1 होगी तब E नोट 0 वोल्ट आएगा, ठीक है ना। तो गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जिंक रोड इज डिप्ड इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, यानी कि जिंक रोड जिंक सल्फेट में डूबी हुई है, ठीक है ना, और उसकी कंसंट्रेशन है, ध्यान देना 0.1 मोलर। द सोल्ट इज 80% डिसोसिएटेड एट दिस डाइल्यूशन एट 298 केल्विन, यानी कि यह सोल्ट 80% डिसोसिएट होता है। अब देखो सोल्ट जितना डिसोसिएट होगा ना उतने ही आयंस होंगे, यानी कि इस कंसंट्रेशन में आयन कितने होंगे 80%, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन आयनों की लेनी है। यह बात याद रखना आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है और इसमें से भी आयन कितने हैं 80% है, तो 80% निकाल लो, आपके पास आ जाएगा 0.08 मोलर। तो एक्चुअल आयंस की कंसंट्रेशन ये हो गई, ठीक है ना। अब देखो क्या पूछा है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, E Zn2 प्लस Zn इज इक्वल टू E नोट Zn2 प्लस Zn माइनस 0.059 अपॉन n और log K। K की वैल्यू, तो K की वैल्यू 1 अपॉन आयंस की कंसंट्रेशन हो जाएगी, तो आयंस Zn2 प्लस है ना, Zn2 प्लस, ठीक है ना। अब देखो वैल्यूज पुट करते हैं, तो जिंक के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है, तो डेनियल सेल में आप देख चुके हो। तो E नोट Zn की वैल्यू होती है, जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है ना। N की वैल्यू, तो देखो रिएक्शन तो ये होनी है, Zn गिव्स आउट Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन है 2 मोल, क्योंकि N यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, तो N की जगह 2 हो गया। और जिंक आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, तो 0.08, ठीक है ना, तो ये हो गया 0.08। आ गई बात समझ में। अब देखो पॉइंट हटाओगे आप तो ऊपर उतने ही 0 लगाओगे, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। तो log a अपॉन बी का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b,
यानी कि इसको आप ऐसे कर सकते हो, log 100 माइनस log 8। ठीक है, 100 को आप लिख सकते हो 10 टू पावर 2 और 8 को आप लिख सकते हो 2 टू पावर 3, लिख सकते हो ना। अब देखो log a टू पावर b का फॉर्मूला होता है b log a, यानी कि पावर पहले लिख देते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये तो हो गया 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 log 2 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो गाइज अब केवल कैलकुलेशंस करनी है, तो कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। सेल है और उसमें ये रिएक्शन हो रही है, हैज ई नोट सेल। अब आपको ई नोट सेल दिया हुआ है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना, तो गिब्स एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन एफ ई नोट। आ गई बात समझ में। तो पहले देखो हम गिब्स एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी है, एफ ई 3 प्लस से एफ ई 2 प्लस, देखो एफ ई 3 प्लस से आपको एफ ई 2 प्लस बनाना है। तो इधर +3 है, इधर +2 है, तो इक्वल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना। तो कहने का मतलब एन की वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। तो -1 इंटू एफ की वैल्यू फैराडे कांस्टेंट आप जानते हो 96500 और ई नोट की वैल्यू आपको दी हुई है इंटू 0.236 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज दी हुई है। तो डेल्टा जी आपके पास इतना आ गया जूल पर मोल, ठीक है ना। तो डेल्टा जी को तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब देखो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ध्यान रखना, ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो देखो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो देखो नेक्स्ट इक्वेशन लिखो, E इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन और log के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब इक्विलिब्रियम में E की वैल्यू 0 होती है। अगर E की वैल्यू 0 हो गई तो E नोट इसके इक्वल हो गया। तो E नोट की वैल्यू है कि नहीं आपके पास, है ना। तो E नोट की वैल्यू है 0.236 वोल्ट, ठीक है ना। और ये n है वो इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इंटू n की वैल्यू कितनी है 1 और ये 0.059 है, ये डिवाइड में आ जाएगा 0.059 इज इक्वल टू log के। आ गई बात समझ में। तो सिंपल सा है, यहां पर a की वैल्यू है, n की वैल्यू है, log के निकालना आपको, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो गाइज इन्हें आप सोल्व कर लेना, ठीक है। नंबर्स है तो इन्हें सोल्व कर लोगे। तो देखो निकालने का तरीका बताता हूं। तो मान लो आपके पास इनको सोल्व किया ना, वो वैल्यू आई x। अब देखो क्या करोगे आप, है ना। तो log हटाओगे ना, इधर से मेरे को log हटाना है, तो log हटाते तो दूसरी ओर एंटी log लगता है। तो आप बस इतना लिख दो, पूरा सोल्व करने की जरूरी नहीं है, एंटी log x। अदरवाइज आपको log की टेबल मिलेगी तो उसमें से देख करके बता देना, ठीक है। अगर कुछ नहीं हो तो आप log हटाओ और उधर लिख दो एंटी log x, और x वो ये वैल्यू है। तो समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज इस क्वेश्चन में आपको एक गैल्वेनिक सेल दिया गया है। इसमें क्या पूछा है वो मैंने नहीं लिखा, तो अब बता देता हूं। एक तो इसमें पूछा है कि कैथोड क्या होगा, कैथोड, और एनोड क्या होगा। ऐसे भी पूछ सकता है या फिर ऐसे भी पूछ सकता है। गैल्वेनिक सेल है ना, तो कैथोड होगा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, और एनोड होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो या तो अगला आपको सीधा पूछ सकता है कि कैथोड किसका बना होगा और एनोड किसका बना होगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन सा होगा और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन सा होगा। तो गाइस आप जानते हो कि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, और यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, Zn से Zn2+ बन रहा है ना। इसका मतलब एनोड तो आपका जिंक रोड होगी, है ना, और कैथोड आपका सिल्वर रोड होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है
कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, करंट का फ्लो किधर होगा, तो आपको पता है कि करंट चलती है कैथोड से एनोड की ओर। तो आप बोल सकते हो कि सिल्वर रोड से जिंक रोड की ओर करंट का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं एनोड से कैथोड की ओर, यानी कि जिंक रोड से सिल्वर रोड की ओर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। ठीक है, और उसके बाद इसका रिप्रेजेंटेशन पूछ सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन में आप एनोड को है ना बाईं ओर लिखते हो, ठीक है ना, और कैथोड को आप लिखते हो दाईं ओर, सॉलिड है। उसके बाद आप इलेक्ट्रोड और आयंस को यानी कि सॉल्यूशन को एक वर्टिकल लाइन से अलग करते हो। तो जिंक से कौन सा आयन बनेगा, Zn2+ और ये एक्वस होगा, और सिल्वर से कौन सा बनेगा Hg+ और ये भी एक्वस होगा, और बीच में सोल्ट ब्रिज होगा, तो आप उसे डबल वर्टिकल लाइन से शो करते हो। तो गाइज ये क्वेश्चन से लिख लो फटाफट। तो गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो Why is alternating current used for measuring resistance of an electrolytic solution? कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए अल्टरनेटिंग करंट क्यों यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट क्यों यूज नहीं करते। तो गाइज अगर हम डायरेक्ट करंट यूज करेंगे ना तो सॉल्यूशन में आयंस की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। अगर कंसंट्रेशन चेंज हो गई तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे वो कंडक्टिविटी हो। इसलिए हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं, तो वो चेंज होती रहती है, यानी कि उससे आयंस की कंसंट्रेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस आएगा वो एकदम सही आएगा। तो इसलिए हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं ताकि आयंस की कंसंट्रेशन चेंज ना हो, हमारा जो रेजिस्टेंस निकल करके आए वो एकदम सही आए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does the conductivity of a solution decreases with dilution? कि सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज क्यों होती है। तो गाइज डाइल्यूशन के साथ आयंस तो बढ़ते हैं, कहने का मतलब जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कंडक्टिविटी होती है पर यूनिट वॉल्यूम की। अगर हम कंडक्टेंस की बात करें ना तो वो तो इंक्रीज होगा, क्योंकि हम डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, आयन ज्यादा बनेंगे। अगर आयन ज्यादा बनेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन जो कंडक्टिविटी है वो पर यूनिट वॉल्यूम की होती है। अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे ना तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो पर यूनिट वॉल्यूम में यानी कि 1 ml सॉल्यूशन में आयंस कम होंगे। ठीक है, तो गाइज ये मैं विस्तार से बता चुका हूं कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लेना, इन दोनों के आपको रीजन पता चल जाएंगे। वैसे यहां पर मैंने बता तो दिया आपको, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ वाटर। तो वाटर की हम, अब देखो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कोलराउस के लॉ में हमने पढ़ा है कि कैसे हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से निकाल सकते हैं। तो देखो वाटर की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे निकालेंगे, तो ये वाटर हो गया और ये इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गई। तो वाटर की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए एक तो हमारे पास होना चाहिए NaOH, ठीक है ना, और एक होना चाहिए हमारे पास HCl, ठीक है, एक होना चाहिए हमारे पास NaCl। तो ये 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए हमें वाटर की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए, ठीक है ना। कैसे, देखो NaOH को आप ऐसे लिख सकते हो Na+ और OH-, ठीक है। HCl को आप कैसे लिख सकते हो H+ और Cl-, कोलराउस लॉ पढ़ लिया है। और NaCl को आप कैसे लिख सकते हो Na+ और Cl-, ऐसे लिख सकते हो ना। और H2O को आप कैसे लिख सकते हो H+ और OH-। तो गाइज ये 3 है, ठीक है। अब देखो
इन दोनों को आप ऐड कर दो, ये लो ऐड कर दिया, और इसको माइनस कर दो। तो माइनस करोगे ना तो ये वाला भी तो माइनस होगा ना, तो Na प्लस से Na प्लस कैंसिल आउट, और Cl माइनस से ये Cl माइनस कैंसिल आउट। तो बचा क्या, केप OH और केप H, यानी कि OH और H को हम H2O लिख सकते हैं। अगर आपके पास NaOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो, HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो और NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो, तो आप H2O की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। आप NaOH और HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करोगे और उसमें से NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को सबट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, तो आपके पास H2O की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी। ठीक है ना। अब गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज, यानी कि कंसंट्रेशन दे रखी है KCl की, वो कितनी है 0.20 मोलर, और उसकी कंडक्टिविटी दे रखी है, वो दे रखी है 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का तो सीधा सा फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो K कप्पा कंडक्टिविटी की आपके पास वैल्यू है और मोलैरिटी आपके पास 0.20 है, तो मोलैरिटी है, तो आप इजीली लैम्डा m कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर एसिटिक एसिड इज 4 इंटू 10 टू पावर -5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी दे रखी है, वो दे रखी है 4 इंटू 10 टू पावर -5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ये कप्पा है, ध्यान रखना, और डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना, तो आपको दे रखा है लैम्डा m नॉट इनफिनाइट या फिर जीरो कंसंट्रेशन, तो इसे आप इनफिनाइट भी कर सकते हो और जीरो भी कर सकते हो। अगर ऊपर आप नोट लगाओगे या जीरो लगाओगे ना, तो उसका मतलब है जीरो कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी। अगर इनफिनाइट लगाओगे ना, तो उसका मतलब है इनफिनाइट डाइल्यूशन पर। तो जीरो कंसंट्रेशन और इनफिनाइट डाइल्यूशन दोनों एक ही है। ठीक है ना, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 390 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है ना, तो हमें एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो गाइज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब इसको निकालने के लिए हमें चाहिए अल्फा। अल्फा की वैल्यू होती है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इनफिनिट, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, तो हमें क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 अपॉन m। ठीक है ना, ध्यान रखना ये कप्पा है कंडक्टिविटी और ये है कांस्टेंट। तो K की वैल्यू आपको दे रखी है, मोलैरिटी आपको दे रखी है 0.001 मोलर। तो लेम्डा m की वैल्यू बताओ आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी ना। जैसे ही हमारे पास लेम्डा m की वैल्यू आ जाएगी, मान लो लेम्डा m की वैल्यू हमारे पास आ गई, अक्स है ना, जो भी है आप कैलकुलेट कर लेना। तो जैसे ही लेम्डा m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, लेम्डा m अपॉन लेम्डा m इनफिनिट। लेम्डा m हमने निकाल लिया, लेम्डा m इनफिनिट दिया हुआ है। अल्फा की वैल्यू जैसे ही आएगी तो इस फॉर्मूले में रख देना, C का मतलब कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर। आगे बात समझ में। उसके बाद अल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली है यहां से, तो सिंपल। तो बस अब कैलकुलेशन बची है, तो कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज इतना। तो रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है ना। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, द कंडक्टिविटी इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज ये। तो कंडक्टिविटी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, कप्पा, कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा। तो 0.146, ठीक है, इंटू 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप जानते हो ना कि K इज इक्वल टू होता है 1/R L/A। इसको तो हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो L/A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L/A इज इक्वल टू आ जाएगा K इंटू R। तो K की वैल्यू है आपके पास, R की वैल्यू है, तो बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एकदम सिंपल है। तो गाइज क्वेश्चंस को लिख लो आप फटाफट। तो गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोलर मैथेनोइक एसिड। तो जो जो दिया गया है ना वो पहले ही लिख लो। तो आपको मैथेनोइक एसिड दिया गया है और उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.025 मोलर। तो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैथेनोइक एसिड इज, तो मोलर कंडक्टिविटी यानी कि इसकी हमें मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, वो दे रखी है 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट K और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ये निकालना है, ठीक है ना। इसके लिए हमें H+ की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है और फॉर्मेट आयन यानी कि HCOO- की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। तो गाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है K इज इक्वल टू C⁴/1 - अल्फा, ठीक है ना। और उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है λm/λm इनफिनाइट। तो मोलर कंडक्टिविटी तो दे रखी है, अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। तो कोलराउस का लॉ लगाओ। तो कोलराउस का लॉ ये बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके कैटायन और उसके एनाइन के सम के बराबर होती है। तो देखो λm तो हमारे पास है ही है मैथेनोइक एसिड की, हमको λm इनफिनाइट निकालना है। तो कोलराउस का लॉ ये बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके कैटायन और एनायन के सम के बराबर होती है। तो कैटायन की ये दे रखी और एनायन की ये दे रखी, तो आप इन दोनों को ऐड करते ही λm इनफिनाइट आ जाएगी। आगे ना बात समझ में, ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड कर दो तो λm इनफिनाइट आ गई। उसके बाद आपको निकालना है अल्फा। तो अल्फा का मतलब λm आपको गिवन है, λm इनफिनाइट अभी हमने निकाली है। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी ना। कैलकुलेट आपको करना है। उसके बाद कांस्टेंट निकालना है। तो C होती है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ये रही 0.025, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली तो क्वेश्चन हो जाएगा। बस कैलकुलेशन है तो वो आपको करनी है खुद को, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना इसको। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल व्हेन फिल्ड विद 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट अक्स। तो देखो इसमें एक तो अक्स इलेक्ट्रोलाइट है और एक आगे देखो वाई इलेक्ट्रोलाइट आएगा। तो मैं दोनों के अलग अलग कॉलम बना रहा हूं, एक तो अक्स इलेक्ट्रोलाइट है और एक वाई इलेक्ट्रोलाइट है। तो अक्स इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.05 मोलर। आगे बढ़ो अब। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल व्हेन फिल्ड विद 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट अक्स इज 100 ओम। तो रेजिस्टेंस दे रखा है इसका कंडक्टिविटी सेल का 100 ओम है। द सेम कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वाई, यानी कि वाई की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.01 मोलर, ठीक है। हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा है
50 ओम। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि इधर वाले की इलेक्ट्रोलाइट अक्स इज 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴, यानी कि इसके लिए कप्पा की वैल्यू दे रखी है, वो है 1.0 इंटू 10⁻⁴ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अब कैलकुलेट, एक तो सेल कांस्टेंट यानी कि L/A हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो पहले तो वो ही कर लेते हैं। तो L/A यहां से आ जाएगा, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है 1/कप्पा और L/A, इसको हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो L/A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो L/A इज इक्वल टू आ जाएगा K इंटू R। तो यहां पर K भी है और R भी है। ये इलेक्ट्रोलाइट इसीलिए दिया गया है ताकि आप इन वैल्यूज का यूज करके सेल कांस्टेंट निकाल सको। आ गई ना बात समझ में? तो चलो हमने सेल कांस्टेंट निकाल लिया है, सेल कांस्टेंट हमने निकाल लिया है और वो आया है, मान लो A आया है ना, क्योंकि वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट आपको करना है, तो मैं मान रहा हूं कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू A आई है बस, ठीक है। उसके बाद सेकंड, कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर वाई सॉल्यूशन, इसकी कंडक्टिविटी निकालनी है। तो K इज इक्वल टू होता है 1/R L/A, ठीक है ना, यही तो होता है। तो रेजिस्टेंस है, L/A का मतलब है सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू मैंने निकाल ली है A, तो इसकी कंडक्टिविटी आ गई कि नहीं आई? आ गई ना। उसके बाद थर्ड, मोलर कंडक्टिविटी, अब इसी की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो कंडक्टिविटी मैंने निकाल ली है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो K अभी मैंने निकाल ली है और मोलैरिटी ये रही 0.01, तो बस वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। चलो, तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली। तो इलेक्ट्रोलाइटिकली वे मेटल्स एक्सट्रैक्ट की जाती है जिनका शुद्धिकरण किया जाता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब शुद्धिकरण होता है, ठीक है ना, निकालना, ओर्स वगैरह से निकालना, ठीक है ना। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होती है ना, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइटिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हाई रिएक्टिव एस ब्लॉक की मेटल्स, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कली मेटल में आप बस लिख दो सोडियम, पोटेशियम, और एल्कलाइन अर्थ मेटल में मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, और एक एल्यूमिनियम भी लिख सकते हो, एल्यूमिनियम भी रिएक्टिव है ना। होल हेराल्ट प्रोसेस से एल्यूमिनियम को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो होल हेराल्ट जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड है। तो जब अपना 6th चैप्टर आएगा मेटल्स के एक्सट्रैक्शन का, तब हम पढ़ेंगे। तो ये मेटल लिख देना, ठीक है। तो गाइज फटाफट क्वेश्चंस को लिख लो। तो गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल Cu2 + 2Cu, यानी कि Cu2+ से हमें Cu बनाना है, और 1 मोल है तो उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यानी कि 1 मोल है। तो 2+ है तो न्यूट्रल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पर जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो नंबर ऑफ मोल्स बताते हैं। तो यहां पर 1 मोल Cu2+ के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 मोल पर चार्ज होता है इतना, है ना, 1 मोल पर 1 फैराडे चार्ज होता है, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलाम चार्ज होता है, तो 2 मोल पर कितना होगा? तो इतना कूलाम चार्ज चाहिए। आ गई बात समझ में? तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एसिडुलेटेड वाटर मतलब डाइल्यूट H2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड देन pH ऑफ द सॉल्यूशन बी अफेक्टेड। तो पहले pH को समझो, pH क्या होती है? तो pH इज इक्वल टू होता है -log10 और H+, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू को हम pH कहते हैं। कहने का मतलब इतना समझो कि अगर H+ की कंसंट्रेशन चेंज होगी ना, तब तो pH चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। तो यानी कि आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो देखो एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन ध्यान से समझना एट एनोड, ठीक है। तो आपका वाटर है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। तो
तो वाटर को आप पूरा ब्रेक कर दो तो H+ और O पर 2- यानी कि आपके पास 2H+ बन गए, ध्यान से समझना। और O2- का मतलब ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब ऑक्सीजन से दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए ना, तो अकेला ऑक्सीजन बच गया, उसको हम अकेला नहीं लिखते, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं, हाफ O2। कहने का मतलब जब आप वाटर का डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे ना, तो एनोड पर H+ बनते हैं, यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन में H+ आयन बढ़ेंगे। अगर H+ आयन बढ़ेंगे तो पीएच कम होगी, लेकिन ध्यान से समझना पूरे को, अगर H+ बढ़ गए अब क्या होगा, रिडक्शन एट कैथोड। तो कैथोड पर ये H+ है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और H2 बाहर, यानी कि जो 2 H+ बढ़े थे ना वो निकल गए। कहने का मतलब H+ बढ़ेंगे नहीं, ना ही कम होंगे, कम तो हो ही नहीं रहे भी। एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीजन उड़ गई और H+ सॉल्यूशन में बढ़ गए, इसका मतलब पीएच कम होगी। तब ये H+ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और H2 बाहर। तो जो H+ बढ़े थे वो भी बाहर निकल गए ना, इसका मतलब H+ की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसकी पीएच चेंज नहीं होगी। तो गाइज आज जो 15 क्वेश्चन किए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इन सब क्वेश्चंस को लिख लेना और एक एक बार खुद ट्राई करना।